हेलो बच्चों, पिछली वीडियो क्लिप में मैं आपको फलनों के संयोजन के संबंध में विस्तार से बता चुका हूं और मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको द्विआधारी संक्रियाएं यानी बाइनरी ऑपरेशन के संबंध में आपको बताने जा रहा हूं। इसकी परिभाषा देने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरणों द्वारा समझा दूं कि आपने पूर्व में जैसे इस शब्द का अर्थ है, ये है यहाँ पर द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी यानी दो आधार पर। आपने आज तक अपने सामान्य गणित में योग, अंतर, गुणा और भाग किया होगा। आपने देखा होगा कि ये सारी द्विआधारी संक्रियाएं। दो आधारी संक्रिया का मतलब ये हुआ कि आप एक बार में दो ही संख्याओं को जोड़ सकते हैं, दो ही अंकों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं। जैसे माना आप समझेंगे कि मैं एक बार में 3 अंक जोड़ दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे 5 धन 3, ये यहाँ पर लिखा मैंने 5 धन 3 धन 2। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो एक साथ आप इन तीनों को नहीं जोड़ सकते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि 5 में 3 जोड़ना पड़ेगा। 5 और 3 8। अब उसके बाद 8 में 2 जोड़ना पड़ता। एक बार में आप कितनों को जोड़ पा रहे हैं? केवल 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं। तो द्विआधारी, 2 पर आधारित है ये। इसी प्रकार से आप अच्छी तरह से जानते हैं घटाने में या गुणा में आप कहेंगे कि 4 गुणा 3 तो बराबर। तो एक बार में 2 ही संख्याओं का आप गुणा करेंगे, 4 3 12। यदि आपके पास तीसरी संख्या होगी तो आपको इसमें बाद में गुणा करना पड़ेगा। तो जो आपका योग होता है यानी धन, ऋण, गुणा, भाग, ये हैं आपके सामान्य द्विआधारी संक्रियाएं हैं। यहाँ पर इसकी परिभाषा कैसे दी जाएगी देख लीजिए। द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं? किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया, ये यहाँ पर है स्टार। ये द्विआधारी संक्रिया को हम स्टार के, सामान्यतः स्टार के चिन्ह के द्वारा ये प्रदर्शित करते हैं। तो ये है आपका कि किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन। ये फलन कैसा होता है? स्टार सच दैट ए इंटू ए टू ए है। और यही इसकी परिभाषा है कि किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया क्या है? आपका द्विआधारी संक्रिया जो आपकी स्टार है, ये क्या है? एक फलन होता है। याद रखिए, ये द्विआधारी संक्रिया स्टार होता है, ये एक फलन होता है। और कैसा होता है? स्टार सच दैट ए इंटू ए टू ए है। इसे हम स्टार ए बी वो होता है, इसको हम ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं। ए स्टार बी मानी ये आपका ए बाइनरी ऑपरेशन है, बी। अब ये स्टार की जगह पे, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टार की जगह पे आपका यहाँ पर आपका धन भी हो सकता है, तो ए धन भी हो जाएगा। या बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि 4 बाइनरी ऑपरेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप सामान्य रूप से जीवन में पढ़े हैं बचपन से ही। तो ए धन भी हो सकता है, ए ऋण भी हो सकता है, ए गुणा भी हो सकता है, ए भागा बी भी हो सकता है। तो कुल मिला के कि इसकी परिभाषा यही है कि किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार सच दैट ए इंटू ए टेंस टू ए है। तो इसको हम ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं। अब आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, सीधे सीधे सिद्ध कीजिए कि आर में यानी रियल नंबर में प्लस यानी योग, माइनस, गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं। किसमें? आर में। एक समुच्चय आर है, रियल नंबर का समुच्चय है भाग संक्रियाएं हैं, भागा नहीं है। प्लस माइनस और गुणा तो द्विआधारी संक्रिया हैं और भाग द्विआधारी संक्रिया नहीं है। किसमें? आर में यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। एक तो आपको ये सिद्ध करना है, दूसरा सिद्ध करना है कि ऋणेतर वास्तविक संख्याएं यानी
ऋणेतर का मतलब है ऋण के अलावा, यानी धन वास्तविक संख्याएं जिनको हम कह सकते हैं धन ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर प्लस लिखा है। वैसे वो उसको आर के नीचे यहाँ पर स्टार का चिन्ह लगा रहा है यहाँ पर, लेकिन मैंने उसको आर प्लस लिखा है। आर प्लस में भागा द्विआधारी संक्रिया है। तो देख लीजिए इसका प्रूफ कैसे होगा, देख लीजिए। जैसे मैंने ये द्विआधारी संक्रिया की यहाँ पर परिभाषा कैसे लिखा कैसे जाता है द्विआधारी संक्रिया को, स्टार सच दैट ए इंटू ए टू ए। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर आपकी द्विआधारी संक्रिया जो है आपकी धन है तो प्लस सच दैट आर इंटू आर टू आर ए बी टेंस टू ए प्लस बी द्वारा परिभाषित है। हमारा यहाँ पर धन में क्या हो जाएगा आपका कि प्लस सच दैट आर इंटू आर टू आर ए बी टेंस टू ए प्लस बी, यानी ए और बी का क्या आपका जो है रिलेशन क्या होगा, ए और बी का ए प्लस बी होगा आपका रिलेशन। ये चूंकि ये वो है आपका जो है ये फलन क्या है, ए का बी, ए बी किसके द्वारा वो होगा सूचित होगा, ए धन बी द्वारा परिभाषित है। इसी प्रकार से अगर माइनस की बात करें तो इसको लिखेंगे माइनस सच दैट आर इंटू आर टू आर। परिभाषा में जो लिखा गया है यही है यहाँ पर ये परिभाषा में यही तो लिखा है कि स्टार सच दैट ए टू ए इंटू ए टू ए। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा आपका माइनस सच दैट आर इंटू आर टू आर ए बी टेंस टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है, क्योंकि यहाँ पर जो है ए माइनस बी है आपका जो है बाइनरी ऑपरेशन। तीसरा है इनटू, यानी गुणा का क्रॉस है, सच दैट आर इंटू आर टू आर ए बी टेंस टू ए इंटू बी द्वारा परिभाषित है। अच्छा, अब चूंकि प्लस माइनस और इनटू ये तीनों के तीन, यहाँ देखो ये प्लस है यहाँ पर, माइनस और इनटू ये फलन है। अब आप बताएंगे कि ये फलन क्यों है, क्योंकि देख लीजिए दो संख्याओं का योग हो वास्तविक संख्या में, दो संख्याओं का योग भी जो है एक संख्या होती है। निश्चित तौर पे दो संख्याएं हैं उनका योग जो है एक निश्चित संख्या है फलन। यानी यहाँ पर जो है आपका जो ये प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो दो संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होती है, दो वास्तविक संख्याओं का योग, या दो वास्तविक संख्याओं का अंतर भी एक वास्तविक संख्या होती है, और दो वास्तविक संख्याओं का गुणा भी जो है एक वास्तविक संख्या होती है। इसलिए ये जो है प्लस माइनस और इनटू फलन है, अतः ये आर में द्विआधारी संक्रियाएं हैं। यहाँ पर पहले ही बता दिया था मैंने कि यहाँ पर परिभाषा में कह के स्टार एक फलन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्लस है, माइनस है और गुणा का है, इनटू है, जिसको ये फलन है, अतः आर में ये द्विआधारी संक्रिया है। परंतु भागा सच दैट आर इंटू आर टू आर ए बी टेंस टू ए बटे बी एक फलन नहीं है, एक फलन नहीं है। अब बताइए एक फलन क्यों नहीं है ये? आप बोलेंगे कि भाई दो वास्तविक संख्याओं का भाग भी तो वास्तविक संख्या होता है, लेकिन ये एक, क्योंकि फलन होने के लिए उसके लिए हर शर्त जो है वो माने 100% सही होना चाहिए कि यदि b इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि 0 भी तो वास्तविक संख्या है, और यदि b बराबर 0 हो जाए तो a बटे b का मान जो है परिभाषित, यानी जिसको हम अनंत लिखते हैं, क्योंकि बट्टे में 0 हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत, और अनंत कोई वास्तविक संख्या नहीं है, तो इसलिए जो है इसको कहते हैं परिभाषित नहीं है। इसी वजह से ये b 0 होने की वजह से जो है आपका जो है ये क्या नहीं है, एक ये फलन नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो अतः ये जो भागा है ये भागा जो है आपका क्या नहीं है, एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक हो गया। परंतु लिख दीजिए, इसमें एक दूसरी चीज भी पूछी गई थी कि ऋणेतर, यहाँ पर लिखा हुआ था कि ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर प्लस में भागा द्विआधारी संक्रिया है। भाई अब देख लीजिए, ये देखो अगर ऋणेतर आ जाए,
अब पहले अभी मैंने कहा भाई कि आर में तो भागा द्विआधारी संक्रिया इसलिए नहीं है क्योंकि अगर बी का मान जो बट्टा है भागा वाले का मान 0 हो जाए तो ये परिभाषित नहीं होगा, तो ये फलन नहीं होगा क्योंकि ए बटे बी इनफाइनाइट तो किसी चीज़ का किसी का प्रतिबिंब होता ही नहीं है। लेकिन ऋणीतर अगर भागा सच दैट आर प्लस इंटू आर प्लस टू आर प्लस, ये ए बी टेंस टू ए बटे बी एक फलन है। फलन क्यों है? क्योंकि ऋणीतर होगा तो बी का ऋणीतर में 0 नहीं आता है, क्योंकि ये 0 नहीं आता है, तो जब बी भी वास्तविक संख्या होगी 0 के अलावा और ए तो जो भी होगी वो होगी वास्तविक संख्या, तो ए बटे बी का मान जो है एक निश्चित मान होगा, एक अद्वितीय मान होगा, और तो भागा जो है आपकी आर प्लस में द्विआधारी संक्रिया है। आर में तो नहीं है लेकिन आर प्लस में भागा भी द्विआधारी संक्रिया है। एक अन्य उदाहरण देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि माइनस तथा भागा एन में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब देखिए वहां पर तो ऊपर के क्वेश्चन में आर में यानी वास्तविक संख्याओं में था, लेकिन इसमें माइनस तथा भाग एन में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। घटाना हुआ और भाग देना द्विआधारी संक्रिया क्यों नहीं है? तो देख लीजिए, ये परिभाषा के हिसाब से देखिए, माइनस सच दैट एन इंटू एन टू एन, क्योंकि इसने जो है नेचुरल नंबर में पूछा, ए बी टेंस टू ए माइनस बी द्वारा एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है प्रदत्त एक। अब ये द्विआधारी संक्रिया क्यों नहीं है? क्योंकि देख लीजिए भाई, दो अगर नेचुरल नंबर है तो उनका अंतर, क्योंकि ए माइनस बी अनिवार्य नहीं है कि उनका अंतर नेचुरल नंबर हो। अब जैसे माना 2 हम जो हैं ए और बी की जगह पे 2 और 7 लेते हैं, तो यहाँ पर है 2 ऋण 7 बराबर हो जाएगा ऋण 5, तो ऋण 5 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, क्योंकि ऋण 5 क्या नहीं है, वो आपका जो है ये वो प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब जो है क्या नहीं है, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। और इसी प्रकार से यही चीज जो है आपका भाग पर भी लागू होती है कि भागा सच दैट एन टू एन, एन इंटू एन टू एन, ए बी टेंस टू, यहाँ पर ए बी यहाँ पर होना चाहिए था टेंस टू ए भागा बी एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मान के चलो, मैंने एक उदाहरण दिया है कि ये भागा के अंतर्गत जो है माना 2 और 7, वही उदाहरण लिया, तो 2 7 टेंस टू 2 भागा 7, और 2 भागा 7 मानी 2/7। अब 2/7 का मान तो प्राकृतिक संख्या पूरी बार भाग ही नहीं जा रहा है, तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू एन। यानी आपका जो आपका माइनस है और भागा है वो जो है वो जो है आपका एन में जो है आपका जो है द्विआधारी संक्रिया नहीं है। जबकि जो है आपका अगर इसमें तो नहीं है, योग और गुणा जो है एन में भी द्विआधारी संक्रिया है। क्यों है? यहाँ पर मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया था कि भाई ये 2 संख्याओं का योग है, जैसे माना 5 और 3 है, तो 5 भी जो है आपकी प्राकृत संख्या है, 3 भी प्राकृत संख्या है, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 8, 8 भी प्राकृत संख्या होगी। अगर हम यहीं पर गुणा की बात करें, माना मैं यहाँ पर गुणा लेता, आपका लेता मैं यहाँ पर 5 गुणा 3, तो बराबर हो जाता आपका 15, तो 5 भी प्राकृत संख्या है, 3 भी प्राकृत संख्या है, और इनका गुणा भी क्या है 15 प्राकृत संख्या है। तो देखिए एन में जो है योग भी और गुणा दोनों जो है प्राकृत संख्याएं हैं। अब एक और उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि स्टार सच दैट आर इंटू आर टू आर ए बी टेंस टू ए प्लस 4b² द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया है। अब यहाँ देखो ए बी कैसा लिया गया है, ए बी किसकी ओर, ए बी टेंस टू ए प्लस 4b²। ए बी का मतलब क्या हो गया, ए प्लस 4b²। तो ये जो है आपका जो है, ये देखो स्टार सच दैट आर इंटू आर टू आर ए बी टेंस टू ए प्लस 4b² एक अद्वितीय संख्या है। अब देख लीजिए भाई कि अगर आप जो है a और b का मान कुछ भी वास्तविक संख्याएं लेंगे तो a प्लस 4b² का मान तो एक जो है क्या आ जाएगी, एक अद्वितीय संख्या, एक ही संख्या आएगी।
और ये इसका मतलब क्या हुआ, एक संख्या तो आएगी, वास्तविक संख्या भी प्राप्त होगी, और अद्वितीय मानी ऐसे नहीं कि ऐसी दूसरी संख्या, ऐसा नहीं होगा कि एक के दो प्रतिबिंब नहीं आएंगे, एक अद्वितीय संख्या प्राप्त होगी, कुछ भी प्राप्त होगा लेकिन एक संख्या प्राप्त होगी, एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। अतः स्टार जो है फलन होगा, क्योंकि ये एक प्रतिबिंब हो जाएगा और स्टार क्या हो जाएगा, आपकी द्विआधारी संक्रिया। कैसे हुआ, फिर से देख लीजिए, ए बी टेंस टू ए प्लस 4b स्क्वायर है, तो आप ए और बी का मान कोई भी दो वास्तविक संख्याएं लेंगे तो ए प्लस 4b स्क्वायर का मान एक जो है यूनिक नंबर प्राप्त होगा, एक अद्वितीय संख्या प्राप्त होगी, और इसका मतलब है स्टार फलन है। और स्टार फलन है तो मान अद्वितीय का मतलब ऐसे नहीं कि इसके दो मान प्राप्त होंगे, एक ही मान प्राप्त होगा इसका अद्वितीय। इसे और जब एक ही प्रतिबिंब होगा, क्योंकि ये ए बराबर टेंस टू ए प्लस 4b स्क्वायर मत का मतलब ये हुआ ये प्रतिबिंब है आपका उसका, तो आपका जो है फलन, ये फलन हो गया, अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया है। अब एग्जाम्पल 32 है कि माना P किसी समुच्चय X के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है। P क्या है, जिसके समस्त उपसमुच्चय का समुच्चय, जिसको आप घात समुच्चय भी कहते हैं, पावर सेट। तो P किसी समुच्चय X के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है, सिद्ध कीजिए कि यूनियन, ये यू लिखा है, यूनियन के लिए, यूनियन समझते होंगे, जिसके समुच्चयों का संग भी कहते हैं, यूनियन सच दैट P इंटू पी टू पी ए बी टेंस टू ए यूनियन बी। ए बी का क्या मतलब हुआ, ए बी का मतलब है ए यूनियन बी, तथा इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है समुच्चयों का प्रतिच्छेद जिसको कहते हैं, सच दैट P इंटू पी टेंस टू पी ए बी टेंस टू ए इंटरसेक्शन बी द्वारा परिभाषित फलन P में द्विआधारी संक्रिया। यानी आपको एक चीज बतानी पड़ेगी, जो ये ए यूनियन बी है और ये ए इंटरसेक्शन बी हैं, इनके मान यूनिक प्राप्त होंगे। यानी एक यूनिक का मतलब दो मान प्राप्त नहीं होंगे, एक ही मान प्राप्त होगा, निश्चित मान प्राप्त होगा। तो इसका मतलब तब ये क्या हो जाएंगे, आपको ये फलन हो जाएंगे, और फलन हो जाएगा तो ये द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। तो देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है, चूंकि U सच दैट P इंटू पी टू पी ए बी टेंस टू ए यूनियन बी में ए यूनियन बी ए अद्वितीय अवयव है। मैंने कह दिया कि अगर ए और बी दो समुच्चय हैं तो निश्चित है ए यूनियन बी जो है क्या हो जाएगा, एक अद्वितीय हो जाएगा। मानी ऐसा नहीं कि ए यूनियन बी के कई मान प्राप्त होंगे, एक ही मान प्राप्त होगा, अद्वितीय अवयव है। अर्थात ये क्या हो, जैसे मैंने कह दिया कि अगर अद्वितीय प्राप्त होगा यानी एक ही मान प्राप्त होगा, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी के, ये नहीं कि ए यूनियन बी के जो है आपके एक मान, ए यूनियन बी का मान पहले कुछ प्राप्त हुआ फिर कुछ प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं। ए यूनियन बी का मान एक ही बार जो होगा वो प्राप्त होगा, अर्थात ये फलन है। अतः P में यूनियन जो है द्विआधारीय संक्रिया है। इसी प्रकार से इंटरसेक्शन भी होगा, इंटरसेक्शन सच दैट P इंटू पी टू पी ए बी टेंस टू ए इंटरसेक्शन बी में ए इंटरसेक्शन बी एक अद्वितीय फलन है। तो पी भी जो है द्विआधारी संक्रिया। क्यों, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई दो समुच्चय अगर आपके ए और बी हैं तो इनका इंटरसेक्शन कोई एक ही समुच्चय होगा, कोई एक ही समुच्चय होगा, यानी उसके कोई एक ही समुच्चय होगा, तो वो जो है आपका जो है द्विआधारी संक्रिया हो गया आपका। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल 3 सिद्ध कीजिए, ये यहाँ पर जो ये भी जैसे आपको दिया है, ये भी नहीं है बल्कि ये द्विआधारी बाइनरी ऑपरेशन, जैसे बाइनरी ऑपरेशन जहाँ पर हम स्टार लगा रहे हैं या प्लस माइनस ये लगा, यहाँ पर ये भी का मतलब है ये अधिकतम के लिए लिखा गया है, ये ऊपर की ओर है, अधिकतम सच दैट R इंटू आर टू आर ए बी टेंस टू अधिकतम ए बी। क्या हुआ, ए बी टेंस टू अधिकतम ए बी। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है, अधिकतम ए बी, मानी ए बी का जो मान होगा वो क्या होगा, ए और बी में जो ज्यादा अधिक है वो होगा। अधिकतम ए बी का मतलब ए और ए बी का मान हो जाएगा जो ए और बी में अधिक है। और ये जो उल्टा जो भी लिखा है ये न्यूनतम के लिए लिखा है कि न्यूनतम सच दैट R इंटू आर टू आर, आर में ए बी टेंस टू ये न्यूनतम ए बी। तो इसका अर्थ भी वही हो जाएगा कि ए बी का मतलब हो जाएगा कि ए और बी में जो न्यूनतम है, परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है।
अब ये द्विआधारी संक्रिया कैसे सिद्ध करेंगे देख लीजिए। ये अधिकतम का चिन्ह है इस अधिकतम सच दैट r इंटू आर टू आर ए बी टेंस टू अधिकतम। अधिकतम ए बी एक द्विआधारी संक्रिया है। क्यों है? क्योंकि देखो उसका क्योंकि भी ये अधिकतम के अंतर्गत, अब मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, अधिकतम के अंतर्गत ये है 3 8। 3 8 का मान जैसे मैंने कहा था ए बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी में जो अधिकतम है, अधिकतम ए बी। तो देख लीजिए 3 8 बराबर हो जाएगा 8। 3 और 8 में अधिकतम 8 है। यह 7 ऋण 9 है। तो दो उदाहरण दिए हैं मैंने, 7 ऋण 9। तो 7 और ऋण 9 में अधिकतम कौन है? 7 है, तो बराबर 7। और ये दोनों के दोनों बिलोंग्स टू आर। ये 8 भी आर को बिलोंग कर रहा है और ये भी आर को, क्योंकि फलन तो आपका आपका आर ही में है। ठीक हो गया। इसी प्रकार से न्यूनतम के लिए भी यही हो जाएगा। इसी प्रकार न्यूनतम सच दैट आर इंटू आर टू आर ए बी टेंस टू न्यूनतम है। इसकी मैंने पहले ही बता चुका हूं। ए बी टेंस टू न्यूनतम ए बी का मतलब इसका मान कितना होगा? ए और बी में जो कम होगा। ये भी एक द्विआधारी संक्रिया है। क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने यहाँ ऊपर बताया वैसे नीचे भी बता रहा हूं कि इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन के अंतर्गत 3 8 बराबर है 3। 3 8 बराबर क्या होगा? 3। क्योंकि ये इंटरसेक्शन नहीं है, ये किसका है? ये न्यूनतम का है। ये सवाल में नहीं, इंटरसेक्शन तो पिछले सवाल में था। इस प्रश्न में तो जो है ये किसका? ये आपका उल्टा भी है, ये न्यूनतम का है। न्यूनतम के अंतर्गत 3 8 बराबर 3, यह क्योंकि 3 और 8 में कम कौन है? 3। या 7 ऋण 9 बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 9, क्योंकि इन दोनों में कम कौन है? ऋण 9 है। ये दोनों के दोनों बिलोंग्स टू आर। देखो ये 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है और ऋण 9 भी आर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो है आपका जो ये अधिकतम है और जो न्यूनतम है, ये दोनों के दोनों क्या है? आपकी द्विआधारी संक्रिया है। अब ये द्विआधारी संक्रिया बताने के इसके बाद है क्रम विनिमेय द्विआधारी संक्रिया, यानी कॉम्यूटेटिव जो रूल होता है, क्रम विनिमेय नियम। ये इस पर द्विआधारी संक्रिया ये क्या है देख लीजिए। इसकी डेफिनेशन क्रम विनिमेय तो आप पहले से जानते हैं कि जैसे आपका जो है a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ये तो क्रम विनिमेय है। क्रम बदलना, तो देख लीजिए क्रम विनिमेय ये क्या हो गया? समुच्चय x में, ये लिखा मैंने यहाँ पर, समुच्चय x में स्टार एक क्रम विनिमेय द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। कब कहलाती है? यदि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू x के लिए, अगर a और b x के अवयव हैं तो a स्टार b, ये स्टार क्या है? द्विआधारी संक्रिया का चिन्ह है। a स्टार b बराबर b स्टार हो जाए तो तब ये क्या कहलाएगा? क्रम विनिमेय द्विआधारी संक्रिया। फिर से सुन लीजिए, समुच्चय x में स्टार एक द्विआधारी संक्रिया कहलाती है यदि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू x के लिए a स्टार b बराबर b स्टार a हो जाए। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल देख लीजिए। अब ये कह रहा है, ये एग्जाम्पल 34, आर में यानी रियल नंबर्स के जो सेट है उसमें प्लस तथा इंटू क्रम विनिमेय द्विआधारी संक्रियाएं हैं। अब ये आपको सिद्ध करना है कि ये द्विआधारी संक्रिया क्यों है। कि देख लीजिए, चूंकि रियल नंबर में आर में यानी वास्तविक संख्याओं में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है और ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए था। वास्तविक संख्याओं का योग जो है वो आप क्रम विनिमय नियम का क्या करता है? पालन करता है, और उनका गुणनफल भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 2 धन 3 बराबर 3 धन 2, ये वास्तविक संख्याएं हैं। या 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2 होता है, नहीं होता है? ठीक हो गया। तो क्या हो गया? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आपका जो है प्लस तथा इंटू यानी गुणा क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं हैं, परंतु आर में माइनस तथा भाग क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो देख लीजिए, आप जो है 2 वास्तविक संख्याएं लीजिए कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए होता है। a माइनस बी
और b माइनस ए आपस में बराबर नहीं होते हैं, तथा a भागा b इज नॉट इक्वल टू b भागा a। एग्जाम्पल के द्वारा देख लीजिए, देखो 2 ऋण 3 इज नॉट इक्वल टू 3 ऋण 2, यानी 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है और 3 माइनस 2 1 होता है, तो ये दोनों बराबर नहीं होते। या 2 भागा 3 इज नॉट इक्वल टू 3 भागा 2, तो 2 भागा 3 तो है आप जानते हैं 2/3 हो गया, ये 3/2 यानी 1 से ज़्यादा हो गया, तो ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। अतः ये जो है रियल नंबर के समुच्चय में जो है आपका धन और गुणा तो क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं हैं, लेकिन आपका ऋण यानी घटाना अंतर और भागा जो है ये आपकी क्या नहीं है, घटाना, और भाग जो है आपका जो है द्विआधारी क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं है। एक और एग्जाम्पल है, देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस 2b। ए स्टार बी, ए स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है यानी द्विआधारी संक्रिया का चिन्ह है, तो ए स्टार बी बराबर ए प्लस 2b द्वारा परिभाषित फलन स्टार सच दैट आर इंटू आर टू आर क्रम विनिमय नहीं है। तो देख लीजिए, इसने कहा कि इसमें आर, ये किसमें ए स्टार बी का मान है ए प्लस 2b, इसके द्वारा जो परिभाषित फलन है आर में वो क्रम विनिमय नहीं है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको? आप एक बार ए स्टार बी का मान निकाल दीजिए, फिर बी स्टार ए का मान निकाल दीजिए। अगर ये दोनों के दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब है कि क्रम विनिमय है, और अगर नहीं आते हैं तो क्रम विनिमय नहीं है। तो देख दिया हमने, चूंकि ए स्टार बी बराबर ए प्लस 2b जैसे इसमें दे रखा है, और बी स्टार ए बराबर, देखो बी स्टार ए बराबर बी प्लस 2a, पहला धन दूसरे का दुगना है, ये असल में पहला धन दूसरे का दुगना, तो बी स्टार ए बराबर बी प्लस 2a, और इसको थोड़ा आगे पीछे लिख दें तो 2a प्लस बी। तो देख लीजिए, ए स्टार बी का मान आया a प्लस 2b और बी स्टार ए का मान आया 2a प्लस बी, ये दोनों के दोनों समान नहीं है, यानी ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, अतः स्टार क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं है इस सवाल के हिसाब से। अब ऐसे ही जैसे क्रम विनिमय होता है वैसे ही साहचर्य नियम भी होता है। आपने जो है साहचर्य द्विआधारी साहचर्य नियम पहले भी आपने पढ़ा होगा। साहचर्य नियम क्या होता है कि इसमें तीन संख्याएं ली जाती हैं और उनको योग करने का तरीका, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 6 धन 8 धन 11, तो यहाँ पर देखिए पहले हम इन दो को ब्रैकेट में रखते हैं और बराबर हो जाएगा 6 धन 8 धन 11। यहाँ पर हम जो है बाद के दो को ब्रैकेट में रखते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, इनमें दोनों में अंतर क्या है, इनकी जोड़ने की जो है स्टाइल बदल गई, वैसे ये दोनों बराबर होते हैं। देख लीजिए 6 और 8, देखो ये हो जाएगा 14 धन 11, और 14 11 होता है आपका 25, और यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 धन 19, 11 8 19 हो गया, तो 19 और 6 भी 6 और 19 भी 25 ये होता है। तो ये होता है आपका साहचर्य नियम। सिर्फ इनका जो है जोड़ने का तरीका, भाई इसमें 3 संख्याएं ली जाती हैं, इनका जोड़ना, यहाँ पहले 2 को जोड़ते हैं फिर तीसरे को जोड़ते हैं, और यहाँ पहले बाद के 2 को जोड़ते हैं, अर्थात पहले में बाद को जोड़ के जो आया उसको इसमें जोड़ते हैं। तो जोड़ने का यही जो है साहचर्य है। तो साहचर्य द्विआधारी संक्रिया क्या है, इसकी परिभाषा वैसे ही होगी जैसे उसमें है क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है कि समुच्चय x में स्टार एक साहचर्य द्विआधारी संक्रिया कहलाता है यदि प्रत्येक a b c बिलोंग्स टू x के लिए, क्योंकि इसमें 3 लिए जाएंगे। आपका जब हमने वो बताया था क्रम विनिमय बताया था, तो इसमें बताया था कि ए बी बिलोंग्स टू एक्स के लिए, क्रम विनिमय के लिए 2 ही, उनका क्रम आगे पीछे करना पड़ता है, लेकिन इसमें 3 लिए जाते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स के लिए। देखो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये देखो फर्स्ट 2 को यहाँ हमने जो है ब्रैकेट में रखा है, यहाँ लास्ट 2 को ब्रैकेट में रखा हुआ है। ये मैंने इसका एग्जाम्पल से बता दिया है। अब ये एग्जाम्पल देख लीजिए 36 आर में, फिर वही सवाल जो क्रम विनिमय में था वही सवाल है कि आर में प्लस तथा इनटू साहचर्य द्विआधारी संक्रियाएं हैं। क्यों है भाई, सिद्ध करना है। देखिए चूंकि आर में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर
ये देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, ए प्लस बी, थोड़ा रुक के, प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तथा ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी दे रखा है, यही मैं यहाँ पर दूसरा भी दे रहा हूँ एग्जाम्पल। 2 + 3 + 4 बराबर, इसको कैसे निकालेंगे, 2 + 3 ये 5 हो गया, 5 + 4 बराबर 9 हो गया, और यहाँ पर 2 प्लस यहाँ बाद वालों को ब्रैकेट में रखना, 3 + 4 तो 2 + 7 बराबर 9, यानी 2 + 3 2 इंटू, इसी प्रकार से ये गुणा में भी हो जाएगा आपका 2 × 3 × 4, अगर इनको गुणा करेंगे तो पहले 2 × 3 करेंगे 6 × 4 हो जाएगा, इंटू 4 ये 24 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 × 3 × 4, 3 × 4 12 होता है, तो 2 × 12 इसको 24, यानी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसमें बाद के दो ब्रैकेट में रखिए, ये इसमें जो है आपके जो है इसमें पहले दो ब्रैकेट में रखे हैं, यहाँ बाद के दो ब्रैकेट में रखे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि योग दोनों स्थितियों में बराबर आ रहा है, 9 आ रहा है, यहाँ पर गुणनफल दोनों स्थितियों में 24 आ रहा है। इसका मतलब है आर में जो है माइनस, ये आर में जो है आपका ये प्लस तथा इंटू जो है आपका जो है साहचर्य द्विआधारी संक्रियाएं हैं, लेकिन आर में जो है माइनस तथा भागा जैसे उसमें भी था, ये साहचर्य द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है, क्योंकि देख लीजिए ये पहले जो है मैंने भाग वाला लिखा है, लेकिन पहले माइनस वाला बता दूं कि अगर हम साहचर्य की बात करें तो ऐसा लिखा जाएगा कि a - b - c इज नॉट इक्वल टू a - b - c, ऐसा होता है, या a भागा b भागा c इज नॉट इक्वल टू a भागा b भागा c। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लीजिए, पहले माइनस वाला 2 - 3 - 4, अगर इसका मान यहाँ पर पहले दो को ब्रैकेट में 2 - 3 होता है -1 और -4 हो गया आपका -5, और अगर बाद के दो को ब्रैकेट में रखें यानी 2 - 3 - 4 तो ये हो गया 2, और 3 - 4 होता है -1, और माइनस माइनस का +1 तो ये तो 3 हो गया। तो देख लीजिए 2 - 3 - 4 का मान तो -5 आया, और इसका मान जो है आपका 3 आया, यानी ये दोनों के दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, साहचर्य नियम का पालन नहीं हुआ। भागा में भी हुई है, 2 भागा 3 भागा 4 है बराबर, 2 भागा 3 मानी 2/3 और भागा 4, तो भागा 4 बराबर हो गया 2/3। भाग करने के लिए आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा, ये भाग को गुणा कर दीजिए, 4 को उल्टा कर दीजिए, 1/4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा ये। और अगर बाद वालों को ब्रैकेट में रखते हैं तो 2 भागा 3 भागा 4, तो 2 भागा 3/4, तो यहाँ भी हो गया 2, भाग को गुणा करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 4/3 8/3। देखिए यहाँ मान आया 1/6, यहाँ मान आया 8/3, दोनों बराबर नहीं हैं। इसका मतलब आर में माइनस तथा भागा जो है साहचर्य द्विआधारी संक्रियाएं नहीं हैं। अब आता है आपका तत्समक, आइडेंटिटी। ये शब्द कई बार आ गया है, फिर भी लोग तत्समक आइडेंटिटी, इकाई, जिसको इकाई कहते हैं, ये तत्समक जो है हर किसी में होता है। आइडेंटिटी प्रत्येक, आपने अभी उसमें इससे पहले जो है आपने इकाई इसमें भी पढ़ी है, आपने जो है जब हम वो कर रहे थे संयोजन कर रहे थे तो उसमें भी जो है हम जो है आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, फलनों का संयोजन। और वैसे सामान्य गणित में भी इकाई आप जानते हैं, जैसे माना आपका पूर्णांकों का तत्समक मानी उसी के समान। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख ले, फिर हम जैसे या उदाहरण से बताना है। जैसे सामान्य संख्याओं के योग, ये योग में जीरो जो है आइडेंटिटी होती है। जीरो इकाई क्यों होती है? क्योंकि किसी संख्या में जीरो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो है a-0 बराबर 0 होता है, ठीक है। तो जीरो जो है योग की इकाई कहलाती है, या एक जो है गुणा की इकाई कहलाती है। a गुणा 1 बराबर 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये उसकी इकाई है, ठीक होगी। तो देख लीजिए, अब ये देखो इसका परिभाषा क्या है आइडेंटिटी की। किसी द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट a × a to a, ये तो है, के लिए एक अवयव। अब देखो यहाँ पर तो मैंने आपका जो है ये आइडेंटिटी 0 है, यहाँ पर आइडेंटिटी 1 है,
ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर जो है जनरल के लिए जो है हम एक आइडेंटिटी ई लिखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, किसी द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट ए इंटू ए टू ए के लिए एक अवयव ई बिलोंग्स टू ए, क्योंकि आइडेंटिटी भी उसी समुच्चय में होगी। अगर आर रियल नंबर है तो आइडेंटिटी भी उसी का अवयव होना चाहिए। तो ई बिलोंग्स टू ए तत्समक कहलाता है। कब कहलाता है? यदि ए स्टार ई बराबर क्या हो जाए, ए हो जाए, अब बराबर ई स्टार ए, यानी इसका व्युत्क्रम भी हो जाए, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। जैसे माना योग के बारे में कहा मैंने कि 5 धन 0 बराबर 5 बराबर 0 धन 5 होता है कि नहीं होता? 5 धन 0 भी 5 होता है, 0 धन 5 भी। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। ये फॉर ऑल का चिन्ह है, माने के लिए, सब के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए के प्रत्येक अवयव के लिए ए स्टार ई बराबर, जैसे माना हम यह वास्तविक संख्याओं के लिए माने यहाँ पर 5 ली, आप यही नियम जो है 6 के लिए भी, यही नियम आप 2/3 के लिए, 2/3 में 0 जोड़ेंगे तो भी 2/3 ही आना है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए जो है, तो ये आपका जो है तत्समक किसी द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट ए इंटू ए टू ए के लिए एक अवयव ई बिलोंग्स टू ए तत्समक कब कहलाता है? यदि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब इसकी जो है कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि आर में 0 योग का तत्समक तथा 1 गुणा का तत्समक है। देख लीजिए, ये मैंने पहले ही बता दिया कि आर में रियल नंबर में 0 जो है आपका जो है योग का तत्समक है और 1 गुणा का तत्समक। तत्समक का मतलब है जिसको करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसको कहते हैं तत्समक। तत्समक है, परंतु माइनस सच दैट आर इंटू आर टू आर, और भागा का जो चिन्ह है सच दैट आर प्लस इंटू आर प्लस टू आर प्लस के लिए कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। माइनस के लिए रियल नंबर में, वास्तविक संख्याओं में माइनस के लिए कोई भी तत्समक नहीं होता है, और भागा के लिए किसमें? ऋणेतर, ये देखो आर प्लस ले रखा है, ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के लिए कोई भी तत्समक नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। चूंकि ये जो मैं बता रहा था, ये शुरू में ही बता दिया था मैंने, क्योंकि a प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए बराबर ए होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका मतलब योग का तत्समक हो गया आपका 0, तथा a इंटू ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए बराबर ए। देखो a गुणा ए बराबर भी ए ही होता है, 1 गुणा ए बराबर भी ए ही होता, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अतः 0 तथा 1 आर में क्रमशः क्या है? 0 जो है योग का तत्समक है और 1 क्या है? आपका गुणा का तत्समक है। परंतु आर में, अब ये पहला पार्ट तो हो गया इसका, ये तो मैंने पहले बताया, परंतु ये देख लीजिए यहां पर दूसरी बात पूछी है उसने कि माइनस सच दैट आर इंटू आर टू आर में जो है माइनस में कोई तत्समक नहीं होता आर में, परंतु आर में कोई भी अवयव नहीं है जिसके लिए ए माइनस ई बराबर ई माइनस ए बराबर ए। अब बताइए ई कौन सा अवयव है कि किसी संख्या में उसे उसको घटाने पर ए आ जाए और उस संख्या में से जो है में किसी अवयव को घटाने पर भी ए प्राप्त हो जाए। ठीक हो गया। मान के चलो कि आप कहते हैं कि चलो जी ई का मान हम 0 तो ले सकते हैं, तो देखो a माइनस 0 तो a हो जाएगा, लेकिन 0 माइनस a तो a नहीं है, वो तो माइनस a हो जाएगा नहीं, तो 0 तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो a माइनस ई बराबर ई माइनस ए बराबर a को, समझ गए ना? ये जैसे ऊपर तो तुमने 0 लिया, तो आप बोलेंगे इसमें भी तो हम 0 ले सकते हैं, क्योंकि आर में है तो आर में तो 0 होता ही होता है, तो आर में 0 होता है, लेकिन a माइनस 0 तो आपका 0 हो a हो भी जाए, लेकिन 0 माइनस a का मान क्या नहीं होता? आपका a नहीं होता, बल्कि माइनस a होता है। ये तो इसका मतलब जो है आपका जो है माइनस जो है आर में जो है कोई तत्समक अवयव नहीं होता माइनस के लिए। इसी प्रकार देख लीजिए आर प्लस में,
आर प्लस का मतलब हुआ ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के सम में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसके लिए ए भागा आगा ई भागा ए बराबर ए। ठीक है, ऐसा कोई अवयव है ही नहीं। मान के चलो भाग में आप क्या लेंगे, अगर माना आप जैसे गुणा में 1 लिया आपने, तो 1 भागा 1 तो माना ए हो भी जाए, लेकिन 1 भागा ए तो 1 बटे ए हो जाएगा, यानी नहीं है। अतः आर में ऋण तथा भाग के लिए जो है कोई भी, यानी आर में जो है ऋण के लिए और आर प्लस में भागा के लिए कोई भी क्या नहीं होता है, तत्समक अवयव नहीं होते हैं। जब एक नोट करने वाली बात यह है कि आर में 0 योग का तत्समक होता है। अब देख लीजिए, यहां पर बताया मैंने, आर में 0 जो है योग का तत्समक होता है, होता नहीं होता है, ये हमने यहां भी बताया और इसमें यहां भी हल करके बता दिया यहां पर कि 0 जो है योग का तत्समक। लेकिन अगर आर की जगह पे उसने एन कह दिया, एन मानी प्राकृत संख्या, तो एन में कोई भी योग का तत्समक नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि भाई 0 इसलिए नहीं हो सकता, 0 तो नेचुरल नंबर होती ही नहीं है। नेचुरल नंबर आर में तो होती है, प्राकृत संख्या रियल नंबर तो है, वो वास्तविक संख्या तो है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो नेचुरल नंबर में कोई भी योग का तत्समक नहीं होता। इस चीज का ध्यान दें। आर में लोग जनरली ये समझते हैं कि जब आर में जो है संख्याओं, खाली संख्याएं, बस संख्याएं तो कई प्रकार की होती हैं, आपका रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो रियल नंबर में तो 0 तो होता है योग का तत्समक, लेकिन नेचुरल नंबर में जो है आपका कोई भी तत्समक नहीं होता, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर है ही। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 इत्यादि हैं। दैट्स ओके। अब आता है एक और चीज आती है इसमें, प्रतिलोम पर इनवर्स। जैसे आपका पिछले में आया प्रतिलोम, तो जैसे आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, कि मैं लग रहा है कक्षा 7 में पढ़ा होगा आपने, जैसे सामान्य में योग का प्रतिलोम। प्रतिलोम माने होता है उल्टा। अब उल्टा तो कई भी प्रकार से हो सकता है, जैसे ए का प्रतिलोम जो है आपका -a भी होता है, और ए का प्रतिलोम 1/a भी होता है। ए का प्रतिलोम -a भी होता है, ए का प्रतिलोम जो है आपका 1/a भी होता है। लेकिन ये अलग अलग तरीके से होते हैं कि प्रतिलोम जो है ये किस किस के पढ़ते हैं। तो ये जो -a होता है, ये होता है आपका, सामान्य गणित की बात करूं तो ये योग का प्रतिलोम होता है। प्रतिलोम याद रखिए, प्रतिलोम को जब योग किया जाता है तो आइडेंटिटी प्राप्त होनी चाहिए, आइडेंटिटी। और देखो आपने देखा होगा कि योग में आइडेंटिटी 0 है, योग में जो है आइडेंटिटी क्या है आपकी 0। तो ए में -a जोड़ेंगे तो जो है आपका 0 आ जाएगा, या -a में a जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से गुणा, ये गुणा की आइडेंटिटी है, गुणा की आइडेंटिटी होती है आपकी 1। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, a से अगर 1/a का गुणा करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, या 1/a से a का गुणा करेंगे तो ये भी क्या प्राप्त होगा आपका 1 कर। तो इसकी परिभाषा कैसे दी जाएगी देख लीजिए। यदि समुच्चय a में स्टार सच दैट a × a to a में a बिलोंग्स टू a के लिए द्विआधारी संक्रिया है, माना ये क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है, और यदि किसी एक दूसरा अवयव b बिलोंग्स टू a का अस्तित्व है, माने a तो a का अवयव है ही, लेकिन अगर b a का कोई दूसरा अवयव b इस प्रकार से है कि a स्टार b बराबर e हो जाए, या b स्टार a बराबर भी क्या हो जाए, e हो जाए, यानी a स्टार b बराबर e बराबर b स्टार a हो जाए, तो ऐसी स्थिति में b को a का प्रतिलोम कहते हैं, और इसे b को a के प्रतिलोम को a इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। यानी अगर ऐसा कोई, माने कि यूँ समझ लीजिए कि a तो जो है इसका कोई अवयव है समुच्चय a का, लेकिन अगर b कोई दूसरा अवयव इस प्रकार से है कि a स्टार b बराबर e बराबर b स्टार a हो जाए, तो b को a का प्रतिलोम कहते हैं और इसे a इनवर्स द्वारा से निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल 39 देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि धन संक्रिया यानी प्लस के लिए a का प्रतिलोम -a तथा गुणा का प्रतिलोम यानी गुणा के लिए
ए का जो है प्रतिलोम क्या होता है 1/a होता है, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल, यहाँ पर अगर a का मान 0 हो जाए तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगा, तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ है। तो ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, यहीं ऊपर ही बता दिया मैंने, यहाँ पर लिखा भी है मैंने कि a प्लस माइनस a बराबर होता है माइनस a प्लस a बराबर 0। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है, परिभाषा में लिखा है, यहाँ पर ये उस b की जगह पे माइनस है, तो a प्लस माइनस a बराबर होता है माइनस a प्लस a बराबर 0 होता है। अतः माइनस a धन संक्रिया में a का प्रतिलोम है। देखो धन संक्रिया में a का प्रतिलोम क्या है माइनस a, तो ये जो है देखिए ये माइनस a का जो है धन संक्रिया में प्रतिलोम है, इसको योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। ये प्रतिलोम मानी उल्टा तो है ये, लेकिन किस रूप में है, योग के रूप में है ये आपका। इसी प्रकार से गुणा में भी देख लीजिए, a इंटू 1/a बराबर 1/a इंटू a बराबर 1। तो देख लीजिए यहाँ पर a का 1/a से गुणा करने पर भी 1 हो रहा है, और 1/a का a से गुणा करने पर भी 1 है। तो इसका मतलब यहाँ ऊपर भी मैंने शुरू में बताया था कि ये 1/a जो है a का प्रतिलोम है, लेकिन किस में है, ये गुणा में। तो इसको कहते हैं, इसका जो है ये किस में है, आपका गुणा की संक्रिया में है, इसको गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। तो a का गुणात्मक प्रतिलोम जो है 1/a होता है। ठीक हो गया, तो ये हमने इसको सिद्ध कर दिया। और ये लास्ट एग्जाम्पल जो हम इसमें बताने जा रहे हैं 40, सिद्ध कीजिए कि n में धन संक्रिया में यानी प्लस के लिए a बिलोंग्स टू n का प्रतिलोम माइनस a नहीं है, तथा n में गुणा संक्रिया यानी गुणा के लिए a बिलोंग्स टू n का प्रतिलोम 1/a नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर, अब दोनों सवालों में जरा ध्यान से देख लीजिए, ये किस में, वास्तविक संख्याओं में तो वास्तविक संख्याओं में a का प्रतिलोम योग के रूप में a का प्रतिलोम ऋण a होता है, और गुणा के रूप में a का प्रतिलोम 1/a होता है। किसमें, वास्तविक संख्याओं में, यानी a का योज्य प्रतिलोम ऋण a और यह a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है। लेकिन ये होता किसमें है, वास्तविक संख्याओं में, रियल नंबर में। लेकिन अगर रियल नंबर की जगह पे हम नेचुरल नंबर कहें यानी प्राकृत संख्याएं कहें, तो प्राकृत संख्याओं में a का योज्य प्रतिलोम ऋण a नहीं होता है, और a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, देख लीजिए, सीधी सीधी बात है कि अगर a का योज्य प्रतिलोम ऋण a होगा, माना योग तो भले इनका 0 हो रहा है, तो देख ले पहले ही यहाँ पर नोट कर दिया गया है कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, ये पहले ही तो बता दिया है कि नेचुरल नंबर है ये। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, क्योंकि a का योज्य प्रतिलोम अगर ऋण a होता तो ऋण a भी तो n में होना चाहिए था ना, और ऋण a तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो देखो a यहाँ पर लिख दिया मैंने, चूंकि माइनस a डज नॉट बिलोंग्स टू n, माइनस a तो n में है ही नहीं, अतः धन संक्रिया में a का प्रतिलोम माइनस a नहीं होता, यानी प्रतिलोम होता ही नहीं है उसका माइनस a धन संक्रिया में, किसमें, n में। क्योंकि अगर योज्य प्रतिलोम होना है तो माइनस a और a दोनों n के अवयव होने चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस a जो है n का अवयव नहीं होता है। इसी प्रकार से देखिए गुणा की संक्रिया में देखिए इसमें आपके रियल नंबर में 1/a तो था, लेकिन आपका जो है नेचुरल नंबर की बात करें, प्राकृत संख्या की बात करें, तो 1/a डज नॉट बिलोंग्स टू n, ये तो n में होता ही नहीं है। अगर मान के चलो कि आप किसी संख्या को लेते हैं, माना 5 लेता हूं, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होता है, लेकिन 1/5 तो जो है नेचुरल नंबर होती नहीं है। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 डॉट डॉट सो होते हैं। तो चूंकि 1/a डज नॉट बिलोंग्स टू n, अथवा गुणा संक्रिया में a का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो 1/a नहीं होता है। तो देख लीजिए सिर्फ r और n के अंतर से इतना अंतर पड़ गया, तो कि r में जो है
एका योज्य प्रतिलोम ऋण एका योग का प्रतिलोम ऋण ए होता है और गुणा का प्रतिलोम ए होता है। लेकिन अगर यही बात नेचुरल नंबर के लिए कही जाए तो ए का न तो योज्य प्रतिलोम ऋण ए होता है योग का और न ही गुणा का प्रतिलोम 1/ए होता है, क्योंकि न तो ऋण ए एन में होता है और न तो 1/ए एन में होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये बातें समझ में आ गई होंगी और अब आप इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं, प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं, आप उनको हल करेंगे। और यदि कोई सवाल आपको ना आए तो मुझे व्हाट्सएप के द्वारा जो है मुझे तुरंत जो है भेजें, ताकि जो है आपकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। धन्यवाद।